Hello, good morning, students. We have learned Fayol's general principles of management till date. We have discussed 7 principles. First, division of work. Second, authority and responsibility. Third, principle of discipline. Then, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, then remuneration to personnel. Now we come upon the eighth principle, that is centralization and decentralization. What does the meaning of centralization and decentralization is? It is केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत. केंद्रीकरण, centralization refers to concentration of authority or power in the few hands at the top level. It means अधिकारों का और शक्ति का सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में ही केंद्रित होना, स्थित होना. मतलब अधिकार लेने का या किसी भी तरह के निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च स्तर के अधिकारियों के पास है, बाकी के लेवल्स के पास में नहीं है. ऐसा सिर्फ और सिर्फ छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है. और ये चीज़ जो है पूरी तरीके से सही भी नहीं कही जा सकती है. इससे एक डिक्टेटरशिप, एक हिटलर शाही का जन्म भी हो सकता है. What does the meaning of decentralization? Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. Means प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का समान वितरण. सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र के अधिकार स्वयं ले सकते हैं, अपनी राय, अपना मशवरा, अपनी सलाह दे सकते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों में से अगर किसी एक को चुनना सही कहा जाए तो वो सही नहीं होगा. फेयोल कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा. फेयोल राइट्स, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, बट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन, जस्ट मेंशन द वर्ड कॉम्बिनेशन, of both depending upon the nature and the size of the organization. आप अपने संगठन की साइज़ को, अपने संगठन के आकार और संगठन की प्रकृति को देखते हुए ही ये देखिए कि कहाँ पर उसमें सिर्फ टॉप लेवल को ही डिसीजन लेना चाहिए और कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार है जहाँ पर सभी स्तरों को सम्मिलित करना चाहिए. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपकी स्कूल के अंदर में हमें लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, तो ये चीज़ मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर भी छोड़ी है. इसका मतलब उन्होंने डिसेंट्रलाइज़ किया है. उन्होंने हमसे भी राय लिया, बाकायदा हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने खुद ने भी अपने राय दी और हम लोगों ने मिलकर के ये तय किया. डिसीजंस लेने की पावर जब सब में बांट दी जाती है, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन. बट अल्टीमेटली होल्ड एंड सोल्ड उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ अपने पास में रखा हुआ है. ऑब्वियसली टॉप लेवल, ये थोड़ा सिक्योरिटी का मामला है, तो इसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन. तो ये देखना पड़ता है कि किस तरह का अधिकार है, किस तरह की निर्णयन प्रक्रिया है जिसमें किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि कहाँ सेंट्रलाइजेशन हो, कहाँ नहीं हो. हमारे देश की सरकार भी अब क्या करती है, डिसेंट्रलाइजेशन करती है, लेकिन सुरक्षा और रेलवे से जुड़े हुए मामलों को सेंट्रलाइज रखती है, सिर्फ अपने पास सुरक्षित रखती है. उसमें और स्तर के अधिकारियों को या किसी और को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. बाकी जगह पंचायती राज, राज्य स्तर की सरकारें वगैरह आपके सामने हैं ही. इस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो करने के क्या अच्छे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अगर इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जाए तो दोनों के ही पॉजिटिव, दोनों के ही अच्छे फ़ायदे संगठन को मिल जाएंगे. सेकंड, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशन लेवल कहते हैं जो सबसे जूनियर लेवल होता है, लोअर लेवल. फास्ट डिसीजन ले लिए जाएंगे. एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल. अगर डिसीजंस लेने की पावर सबके पास में इक्वली डिवाइड कर दी जाए तो ये लोग अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और ये लोग भी अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से फॉर्मुलेट करा लिए जाएंगे. एग्जाम्पल्स के लिए, अगर एक छोटे छोटे डिसीजंस भी अगर हमको सेंट्रलाइज टॉप लेवल से पूछने होंगे तो मशीन चालू कर दें क्या, आज रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, ये मंगवा लें क्या, हर चीज़ के लिए हमको टॉप लेवल के पास जाना पड़ेगा. लेकिन अगर टॉप लेवल ये अधिकार लेने की शक्ति, ये पावर अगर ऑपरेशन लेवल पे छोड़ दें तो छोटी छोटी चीज़ें ये लोग बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुद कंप्लीट कर लेंगे और टॉप लेवल भी अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में लगा सकेंगे. लेकिन अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाएँ, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाए तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिस्थितियाँ हमारे सामने आ सकती हैं.
कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिले। अगर सारे के सारे अधिकार टॉप लेवल सिर्फ अपने पास में रख लें, घर में अगर शक्कर ख़त्म हो गई तब भी घर के मुखिया से पूछा जाएगा, घर में गैस की टंकी ख़त्म हो गई तो भी मुखिया से पूछ के लाया जाएगा, तो आपको लगता है कि क्या कार्य जल्दी संपादित हो पाएंगे? नहीं। इस तरीके से डीले हो जाएगा। हर चीज़ के अंदर में टॉप लेवल के पास में पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रखेंगे तो मिसयूज़ भी हो सकता है। अगर हम अधिकार लेने की सारी शक्ति सबके अंदर में डिवाइड कर दें तो सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए, कुछ कॉन्फिडेंशियल पार्ट्स को देखते हुए ये चीज़ें लीक हो सकती है और जो कि संगठन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन कम अपॉन द 9th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसे स्केलर चेन क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी आपको एक डायग्राम बना के। हिंदी में कहते हैं सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान कहते हैं सीढ़ी को। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स। लाइन ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि आपको पता है किसी भी संगठन में 3 तरह के स्तर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो एक तरीके से आनी चाहिए, स्तर को फॉलो करते हुए आनी चाहिए। टॉप लेवल कहेगा मिडिल मैनेजमेंट को और मिडिल मैनेजमेंट कहेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। उसी तरीके से हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो एक तरीके से एक चेन डेवलप हो जाती है। आप इस चेन को ब्रेक नहीं कर सकते कि डायरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट कंपनी के CEO को मेल कर दें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या मुझे छुट्टी चाहिए। तो इसकी एक हायरार्की मेंटेन होती है। हायरार्की का मतलब होता है श्रृंखला। उच्चतम अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी रहनी चाहिए। कड़ी कहते हैं इस मैनेजमेंट को। ये प्रत्येक स्तर में एक लेवल फॉलो करना चाहिए और संदेश वाहन इसी कड़ी के द्वारा होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने घर पे अगर आपकी कोई भी बात मनवानी है तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले मम्मी को अप्रोच करते हो। मम्मी मान लेती तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर मम्मी पापा से इस बारे में बात करेगी और हो सकता है पापा अपने पापा से बात करें और फाइनली आपके घर पे वो डिसीजन ले लिया जाए। तो आपने एक हायरार्की मेंटेन करी। क्या ऐसा किया कि आप डायरेक्ट ही पापा के पास चले गए या डायरेक्ट दादाजी के पास चले गए? नो, इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस। यस, सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सीढ़ी नुमा होती है। ये बिल्कुल प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का ट्रायंगल है, जिसमें टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ए जो कि टॉप लेवल पर है, CEO, प्रेसिडेंट, MD कुछ भी हो सकता है। ये जूनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं और ये ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं। फेयोल कहते हैं कि अगर E को अपनी कोई बात A तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा। पहले वो अपने सुपीरियर को बोलेगा, फिर वो अपने सुपीरियर को कहेंगे, देन वो अपने मैनेजर को बोलेगा और बाद में B इस बात को A तक पहुंचाएंगे। अगर 2 अलग अलग यूनिट्स चल रही हैं, लेकिन फेयोल ने इस बात पे भी इंसिस्ट किया है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ये हायरार्की मेंटेन करने का रूल फॉलो करना कंपल्जन नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट दी अदर पर्सन, अदर हायरार्की जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन की किसी दूसरी फर्म के अंदर में भी सेम लेवल पे एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक कोयले की खदान के अंदर 2 अलग अलग माइंस के अंदर में खुदाई चल रही थी। डी को पता चलता है कि इस माइंस के अंदर में जो पानी लीक हो रहा है ये हम तो बच जाएंगे, हम निकल जाएंगे क्योंकि मुझे पता चल चुका है, लेकिन मेरे जो समकक्ष या जो मेरे पैरेलल जो माइन है उसमें ये बात पता नहीं है। और डी अगर ये बात पहले सी को बताए, फिर वो बी को बताए, फिर ए के पास से फ़ोन कॉल आए, फिर वो एम को बोले, फिर वो एन को बोले कि काम रोक दो, फिर एन बोलेगा काम रोक दो, जब तक हो सकता है कि इंसिडेंट अकर हो चुका हो, घटना घटित हो चुकी हो। तो ऐसे में डी जो है वो ओ से डायरेक्ट संपर्क साध सकता है और इस इमरजेंसी एक्सीडेंट को होने से बचा सकता है। इसको फेयोल की भाषा में या मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं गैंग प्लैंक, अर्थात समतल संपर्क, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, और बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली जाएँ।
क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम इस तरीके से फॉलो कंप्लीट करते हैं तो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक मेंटेन होता है, बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन होती है। अच्छा, सो स्केलर चेन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? अगर हम एक हायरार्की मेंटेन करते हैं तो इसके फ़ायदे हैं सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ए से पहले बी को जाएगी, फिर बी उन इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करेगा कि जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दे दी जाए और जो कॉन्फिडेंशियल है वो अपने पास ही रख ली जाए। तो एक तरीके से एक सिस्टम फॉलो होता है। हर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन इनको बताने की नहीं होती है और सारी छोटी मोटी एप्लीकेशंस भी टॉप लेवल पे ले जाने की नहीं होती है। देन नो कम्युनिकेशन गैप इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर डायरेक्ट ही ए को कोई बात फॉलो कर देगा तो इनके बीच में होने का मतलब ही क्या है? तो इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन गैप मेंटेन भी नहीं होता है, सारी बात सबको पता भी होती है और ऐसी कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है तो वो डायरेक्ट मेल कर भी सकता है, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी ओनली। अगर ये रूल फॉलो नहीं किया जाए कि भाई आपको एक स्टैंडर्ड एक सिस्टम फॉलो करना है, अगर ये नहीं फॉलो किया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? मे बी कम्युनिकेशन ई गैप। ऑब्वियसली अगर ई हर बात डायरेक्ट ए को बताएगा और ए डायरेक्ट बात पी को बताएगा तो ये लोग इन्फॉर्मेशन से दूर रह जाएंगे, इनको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी। देन नो क्लैरिटी एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन हुम शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। फिर आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? ई का सुपीरियर डी है, अगर डी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो हाउ कैन ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो दिस इज आर 9th principle of scalar chain. Then come upon 10th principle of order, means व्यवस्था का सिद्धांत. It means it refers to orderly arrangement of man and material. There must be a fixed place for everything and everyone in an organization. व्यवस्था का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान हो और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो और सही व्यक्ति सही स्थान पर ही होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर में जैसे बाबूजी के लिए एक प्लेस फिक्स है, तो आपको अगर कोई भी काम है तो आप बाबूजी को तुरंत उन्हीं जगह पे जा कर के ढूंढ सकते हैं। आपकी जो बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर में अगर सब चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर रहेंगी तो आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा और आप अपना काम सही समय पर कर पाएंगे। स्टाफ रूम के अंदर में टीचर्स के लिए स्पेस होती है, तो आपको अगर किसी टीचर को ढूंढना है तो वो स्टाफ रूम में आपको मिल जाएंगी। तो इसको कहते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। अगर इसे फॉलो किया जाए तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऑब्वियसली समय की बचत होती है और समय बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। आपको मालूम है कौन सी समय, कौन सी व्यक्ति, क्या वस्तु किस जगह रखी गई है। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग, काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहता है, बिल्कुल बराबर तरीके से। अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये यहीं तो रखा था, अब किसने कहीं और रख दिया। तो हर चीज़ के लिए रूल बना हुआ है कि उसको ऑर्डर का मतलब जो चीज़ जहाँ रखी जाए उसे वहीं रखी होनी चाहिए। किचन में देखिए चाय शक्कर के डब्बे जो हैं वो बिल्कुल आपको गैस के पास ही मिलेंगे, किसी भी व्यक्ति को वो आसानी से मिल सकते हैं। तो टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट होगा अगर वो प्रॉपर प्लेस में नहीं रखे होंगे तो। देन नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट पीपल एट राइट टाइम। आपको जिस समय पर जिस पर्सन से तुरंत मिलने की है और अगर वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसकी प्लेस फिक्स नहीं है, तो आप नहीं मिल पाएंगे, उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। देन कम अपॉन 11th प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दैट इज़ वेरी मच मोर सिंपल। इक्विटी मीन्स समता का सिद्धांत। इट मीन्स यू मस्ट ट्रीट ऑल द पीपल विद द काइंड, फेयर एंड जस्टिस। सबके साथ में दयालुता और एक समता के भाव से आप ट्रीट करें, उनकी पालना करें, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी। एट ईच लेवल सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉप लेवल पे है उसकी सैलरी जो लोअर लेवल वाले से सेम होनी चाहिए। हम यहाँ सैलरी की बात नहीं कर रहे, रेमुनरेशन का प्रिंसिपल अलग था। समता से मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन सबके साथ सेम होने चाहिए। समता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए, उनके पारिश्रमिक और दंड व्यवस्था में भेदभाव न हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में अलग अलग कंट्रीज से भी कई सारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। तो अगर हम अलग कंट्रीज़ के लोगों से अगर अलग तरीके से भेदभाव रखेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो किसी भी संगठन के लिए अच्छा नहीं होता है। और एक संगठन की सफलता का मतलब ही यही है कि हम सभी को एक दृष्टि से देखें। अगर समय पर आना है तो सभी व्यक्तियों को समय पर आना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टाफ तो समय पर नहीं लेट आ सकता है, बच्चों को समय पर आना है, या सिर्फ साइंस वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये रूल्स है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नहीं है। इस तरह का भेदभाव संगठन के अंदर में असंतोष पैदा करता है। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं?
सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में एक संतुष्टि की भावना आती है, एक संतोष उत्पन्न होता है और वो किसी भी संगठन के लिए प्रति ज़्यादा निष्ठ होते हैं, निष्ठा पैदा होती है उनके मन में। वे मोटिवेशन एंड मोराले बिल्डिंग, मोटिवेशन, वे अभिप्रेरित होते हैं और इससे उनका एक निष्ठा भाव उत्पन्न होता है कंपनी के लिए कि हमारे साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर दो एम्प्लॉयज़ अलग अलग कंट्री से या अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं और सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो दोनों का प्रमोशन या दोनों की चीज़ें भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं किया जाए तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो सकता है, असंतोष उत्पन्न हो सकता है और वे कंपनी को छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ से डिससेटिस्फैक्शन होगा वहाँ पर आपका मन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और आप दूसरी कंपनी में अपना रिज्यूमे, अपना CV डालते रहेंगे। तो टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी छोड़ने जाने की जो दर है या संगठन को छोड़ने की जो दर है वो बढ़ती जाती है, वृद्धि होती जाती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।